नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं और वाणिज्यिक बैंक जिनको व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, जिनको कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है पूरा आपका जो बैंकिंग सुधार हुआ, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुआ उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला हमारा बेसिक पॉइंट ये होगा जानना कि बैंकिंग सुधारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में चल रही थी। कब तक? 1991 तक। तब तक में हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर जो था, पूरा मुद्रा बाजार था, उसमें जो बैंक होते थे वो सिर्फ किस प्रकार के, किस नेचर के बैंक होते थे? सार्वजनिक बैंक, सरकारी बैंक जिनको कहा जाता है, ठीक है, सिर्फ उसी नेचर के बैंक होते थे। और वो सभी बैंक जो भी थे वो ग्राहकों की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। मार्केट की जो आवश्यकता थी, मार्केट में जितना पूंजी चाहिए होता था उस चीज़ की आवश्यकता पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। सभी बैंकों में कुछ ना कुछ क्या चल रही थी? वित्तीय अनियमितताएं चल रही थी, ठीक है। और एक तरीके से जो वो बोला जाता है वित्तीय एक समावेशन जो वाली चीज़ होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली जो चीज़ होती है कि सभी लोग क्या हो जाएं, देश के सभी नागरिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ जाएं, वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया? 1991 का जो आपका एलपीजी हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए, उन आर्थिक सुधारों को कई आयामों में देखते हैं। जब हम एलपीजी पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में जब भी, तो उसमें हम देखेंगे कि एलपीजी कई सेक्टर में किया गया, ठीक है, मतलब रिफॉर्म्स कई सेक्टर में किए गए। चाहे वो आपका वित्तीय सेक्टर हो जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे आपको औद्योगिक सेक्टर हो, सेवा क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, आपका एक तरीके से राजकोषीय नीति हो, अभी हम मौद्रिक नीति का पार्ट देख रहे हैं, राजकोषीय नीति हो, हर सेक्टर में सुधार किए गए। तो मौद्रिक सेक्टर में जो सुधार किए गए उसके लिए क्या किया गया? अलग अलग समितियां बनाई गई अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। जो पहली समिति बनाई गई वो कौन सी समिति है आपकी? नरसिम्हन समिति। तो देखिए, नरसिम्हन समिति जो थी, यहाँ पे लिखा हुआ है नरसिम्हन समिति फर्स्ट, नरसिम्हन समिति एक। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो नरसिम्हन जी की अध्यक्षता पर समिति दो बार बनती है, एक 1991 में और एक बार पुनः वापस बनाई जाती है नरसिम्हन जी की अध्यक्षता में 96-97 में, ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए, तो पूरे सुझाव किस चीज को ध्यान में केंद्रित रखते हुए दिए गए थे? आर्थिक रिफॉर्म्स को, ठीक है, आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिए गए और भारतीय वित्तीय व्यवस्था में, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के लिए उनने क्या किए? अनुशंसाएं की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वह है आपका नरसिम्हन समिति फर्स्ट। तो नरसिम्हन समिति फर्स्ट का गठन ही कब किया गया? 1991 में, जब हमारे क्या हुए? आर्थिक रिफॉर्म हुए, आर्थिक सुधारों की घोषणा हुई, ठीक है। और इनने अपनी संस्तुतियां जो थी, अनुशंसाएं जो थी, वो कब दी? सुझाव कब दिए? 1991 में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इनने कौन कौन से सुझाव दिए, ठीक है, इस चीज को जानते हैं। तो इनका जो पहला सुझाव था, पहली अनुशंसा थी कि बैंकों को स्वायत्तता देते हुए उन पर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करना। देखो, आज की तारीख में तो हमको क्या पता है कि बैंकों पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है, आरबीआई का होता है। सरकार के द्वारा उसमें कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता है। पर पहले क्या था? बैंकिंग रेगुलेशन दो तरीके से होता था। बैंकिंग रेगुलेशन का एक सेक्टर कौन संभालता था? आरबीआई संभालता था, केंद्रीय बैंक संभालता था। और दूसरा सेक्टर सरकार के द्वारा, सरकार का वित्त मंत्रालय जो होता था, वित्त मंत्रालय का जो पर्टिकुलर विभाग होता था वो इस चीज को क्या करता था? संभालता था। तो इसकी वजह से होता क्या है? बैंकों में अनियमितता अपने आप उभरती है, क्योंकि दो दो रेगुलेटर हैं, दोनों रेगुलेटर अपने हिसाब से काम करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये अनियमितताएं आएंगी। दूसरा कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी या निरीक्षणात्मकता की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के द्वारा गठित एक अर्ध स्वायत्त संस्था को दे दी जाए। इनका एक सुझाव क्या था? पहला सुझाव क्या था कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय की जो दोहरी नियंत्रण प्रणाली, पहले उसको समाप्त करो और सिर्फ आरबीआई नियंत्रण करे। और दूसरा इन्हें बोला कि आरबीआई भी डायरेक्ट नियंत्रण ना करे, आरबीआई क्या कर दे? एक स्वायत्त संस्था का गठन कर दे, अर्ध स्वायत्त संस्था का, ठीक है, सेमी एम्पावर्ड एक तरीके से इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाए और वो काम उस काम को देखे, इसमें आरबीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। एक अच्छा सुझाव था, ठीक है। तीसरा क्या है? लाइसेंस नीति को समाप्त करना, जो कि बाकायदा लागू किया गया। बैंकों की लाइसेंसिंग प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया, ठीक है। अब सिर्फ पूंजी की आवश्यकता होती है, आपके पास पूंजी है, जाइए आरबीआई के पास और बैंक खोल लीजिए।
इसके बाद एसएलआर को में क्या करना, कमी करना। एसएलआर क्या होता है, ठीक है, इस चीज को हमने पहले पिछले लेक्चर्स में समझ लिया है जब हमने मौद्रिक नीति पढ़ा हुआ था। अब देखो 1951 अभी की आज की तारीख में जो एसएलआर है वो कितना चल रहा है, लगभग 17% के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। उस समय जो एसएलआर था वो 30 से 40% के बीच क्या होता था, चलता था। अब इसमें दिक्कत क्या जाती, देखो एसएलआर जितना ज्यादा रहेगा, एसएलआर जितना ज्यादा रहेगा मार्केट में तरलता उतनी कम रहेगी, ठीक है। हमने क्या देखा था, एसएलआर क्या होता है कि वह अमाउंट होता है या वह अंश होता है कुल जमा का जिसको बैंकों को अपने पास क्या करना होता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है। ये वो किस रूप में रख सकते हैं, ये तो मुद्रा के रूप में रख सकते हैं या उसके रूप में प्रतिभूतियों के रूप में या फिर गोल्ड के रूप में रख सकते हैं सुरक्षित। अब इससे होता क्या है कि जब आपको एक बड़ा अमाउंट अपने पास सुरक्षित रखना पड़ रहा है तो सीधी सी बात है एक बड़ा अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, जिसका आप क्या कर सकते थे, लोन दे सकते थे, लोगों को ऋण दे सकते थे, ठीक है। तो पहले 40% तक जाता था, आज की तारीख में 17% तक है, ठीक है। तो उसमें कमी लाई जाए, बाकायदा कमी लाई गई, 40% के पास जो चीज जाती थी आजकल 17% पे है, ठीक है। लगातार इसमें कमी लाती जा रही सर केंद्रीय बैंक द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बैंकों के आधुनिकीकरण के द्वारा ग्राहक सेवा को कुशल बनाना और बैंकों को आधुनिकीकृत किया जाए। और जो बैंकों में देखो 1991 की परिस्थितियों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1991 में बैंकिंग परिस्थितियों में क्या चल रहा था, पूरा वही कागज पत्री वाला काम चलता था, ठीक है। उसी में पूरा लेजर हो जाता था, उसी में एंट्री होती थी, ठीक है। तो उस व्यवस्था में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, व्यवस्थाओं को क्या किया जाए, कंप्यूटरीकृत किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए। आज की तारीख में लगभग सभी बैंक हर स्तर पे क्या हो चुके हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं, कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। व्यवस्थाओं में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। इन व्यवस्थाओं में सुधार का अल्टीमेटली फायदा किसको मिलता है, ग्राहक को मिलता है, ग्राहक सेवाओं में सुधार होता है, ठीक है। अब अगला आता है आपका नरसिम्हन समिति 2, ठीक है। अब वापस से नरसिम्हन जी की अध्यक्षता में 1998 में समिति गठित की जाती है। ये जो समिति गठित की जाती है इसका उद्देश्य, पहली जो समिति गठित की गई उसका उद्देश्य क्या था कि जो बेसिक समस्याएं हैं सुधार करना, ठीक है, कि ताकि ग्राहक सेवा में थोड़ा बहुत क्या हो सके, सुधार हो सके। दूसरी वाली जो गठित की गई उसका उद्देश्य क्या था कि बैंकों की इंटरनल जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। बैंकों की इंटरनल समस्या क्या है कि वो लाभ हानि में जा रहे हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, ठीक है, उनके पास परिसंपत्तियां नहीं है, ठीक है, ग्राहकों का जोखिम ज्यादा है वहां पर। तो इन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, बहुत सारी वो की अनुशंसाएं की। सबसे पहली जो अनुशंसा रही वो रही बैंकों का विलय किया जाए और अधिग्रहण की मंजूरी दी जाए, ठीक है। बैंकों का विलय क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है, उसको समझते हैं। बैंकों का विलय मतलब दो बैंकों को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, जो एक दूसरे को मिला रहे हैं, जो आज की तारीख में चल रहा है, ठीक है। अभी पहले हमारे क्या है, 3 साल पहले चले जाएंगे आप तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय बैंक जो होते थे, ये राष्ट्रीय बैंक बोलना चाहिए, सार्वजनिक बैंक जो होते थे वो कितने होते थे, 21 के आसपास। आज की तारीख में 12 बचे हैं। क्यों, क्योंकि बैंकों का हमने क्या कर दिया, मर्जर कर दिया, एक दूसरे में हमने उनको मिला दिया, ठीक है। बैंकों का विलय क्या होता है वो आगे हम अच्छे से बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा, अधिग्रहण की मंजूरी, बड़ा बैंक छोटे बैंक को क्या कर सके, एक तरीके से अधिग्रहित कर सके, खरीद सके उसको, इस चीज की मंजूरी दी गई, बाकायदा मंजूरी है ये, ठीक है, ये प्रक्रिया में चल रहा है। दूसरा, कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु लघु बैंकों की अवधारणा को क्या करना, अपनाया जाना। देखो अब बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या चल रहे होते हैं, घाटे में चल रहे होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे बैंक होते हैं तो फुल फ्लेज बैंक, पर वो घाटे में चल रहे हैं। उन छोटे बैंकों को जो घाटे में चल रहे हैं उनको लघु वित्त बैंक में क्या कर दीजिए, स्मॉल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एनबीएफसी जो होता है, उनमें कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तीसरा आता है सार्वजनिक बैंकों में सरकार की इक्विटी शेयर को 33% से नीचे लाया जाना। अब ये सुझाव एक ऐसा सुझाव था जिसमें सरकार को क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसलिए लागू है। मतलब क्या, सरकार की जो वो है एक तरीके से जो उसमें अधिकार है बैंकों में, शेयर से उनको 33% से कम कर देना, तो सरकार इस चीज पे एग्री नहीं करी। इसके अलावा क्या है, रिजर्व बैंक की नियामक और प्रशासन संबंधी क्रियाओं को पृथक करना। रिजर्व बैंक में दो, और दूसरा उनकी इंटरनल व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको मैनेज करने वाला काम होता है। उन्होंने क्या बोला कि आप केंद्रीय बैंक सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। सार्वभौमिक की संकल्पना लाया, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंकों को क्या करना है, कंप्यूटरीकृत करना है, डिजिटलाइज करना है।
यूनिवर्सल बैंकिंग से क्या होना चाहिए, उसमें बैंकिंग खाता क्या है, ये किया जाना चाहिए, ठीक है। जिस पर पिछले 90 दिनों में ना तो कोई मूलधन आया है और ना ही कोई ब्याज आया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, ठीक है। पहले 90 दिन की जगह क्या होता था, 80 दिन होता था, ठीक है। तो इनने सुझाव दिया था 180 दिन से घटा के 90 दिन करो, जो बाकायदा लागू किया गया है। इसके अलावा बैंकों को साख संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जाए, मतलब कि वो क्या पूंजी निर्माण के लिए कुछ काम कर सके, अपने स्तर पर निर्णय ले सकें, उस चीज़ की स्वायत्तता होनी चाहिए। इसके अलावा खराब ऋणों की वसूली के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाए, बाकायदा इसकी स्थापना की गई है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की गई है, ठीक है। अगली जो गोईपुरिया समिति, गोईपुरिया समिति 90 की है। इसने क्या बोला, 91 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई इसके माध्यम से, गोईपुरिया समिति के माध्यम से बैंकिंग लोकपाल की योजना जो थी उसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला आता है आपका वर्मा समिति। वर्मा समिति ने क्या किया, तो कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए 1998 में एम एस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, किसके लिए, कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बात की जा रही है, पुनर्संरचना की बात की जा रही है। इस समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये जो पुनर्संरचना होगी, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो पुनर्संरचना के लिए जो काम किया गया वो क्या था कि पुनः पूंजीकरण कर दीजिए, आप यहां पर क्या कर दीजिए, रिकैपिटलाइजेशन कीजिए, मतलब बैंकों में आपको पैसा क्या करना है, फ्लो करना है, वहां पे निवेश करना है। जैसे अभी ये द्वारा ध्यान में ये समस्या, अभी तो सरकार ने उसका क्या कुछ समाधान निकाला, तो क्या किया गया है एग्जैक्टली समझिए कि जब बैंक अभी हमारे घाटे में जा रहे थे, तो सरकार के द्वारा इंद्रधनुष योजना लेके आया गई, ठीक है। इंद्रधनुष योजना के, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इस इंद्रधनुष योजना के तहत भी क्या हो गया, 7 एक तरीके से 7 सब योजनाएं रखी गई, या 7 प्रोग्राम रखे गए छोटे छोटे। उसमें से एक जो योजना थी वो क्या था, बैंकों में क्या करना है, हमको रिकैपिटलाइजेशन करना है। उसके लिए सरकार ने क्या बोला कि हम 72,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, बैंकों में, सार्वजनिक बैंकों में निवेश करेंगे अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। वही चीज क्या बोली गई थी उस समय, वर्मा समिति के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। अब अगला आता है आपका दामोदरन समिति क्या है, तो एक सेबी के पूर्व अध्यक्ष होते थे दामोदरन साहब, एम दामोदरन साहब, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इनका सिर्फ एक सुझाव था, केवल न्यूनतम बैलेंस वाली जो वो है व्यवस्था है कि भाई आपको 1,000 रुपए, अगर आप सरकारी बैंक में है तो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, या फिर निजी बैंक में है तो 10,000 रुपए का आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर इससे कम अमाउंट आपके खाते में होगा तो आपसे क्या लिया जाएगा, चार्ज वसूला जाएगा किसी न किसी तरीके का, ठीक है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाया जाए, ठीक है। ये एक अच्छा सुझाव था। इससे क्या होता है, लोग अधिक प्रेरित होते हैं बैंकिंग खाते खुलवाने के लिए। दामोदरन समिति थी 2011 में गठित की गई। तो अभी हमने क्या देखा, जो प्रमुख समितियां थी जिसमें क्या है, नरसिम्हन समिति 1 और 2, गोईपुरिया, वर्मा और दामोदरन समिति। हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा कुछ समितियां गठित की गई। हाल के वर्ष मतलब पिछले 7-8 सालों में, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली समिति आती है आपकी, वो है विमल जालान समिति। तो विमल जालान समिति का गठन 2013 में किया गया। कब, 13 में। तो समिति क्या कार्य था इसका, स्थापना के लिए लाइसेंस दिए जाएं या ना दिए जाएं, इस बात की क्या करना है आपको, समीक्षा करनी है, इस बात की क्या करनी है। ने 25 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व पॉजिटिव नोट पे, ठीक है, विमल जालान समिति थी। अगला आता है आपका उर्जित पटेल समिति।
बिमल जालान भी क्या थे, आपके आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे। उर्जित पटेल भी आपके समिति ने अपनी जो रिपोर्ट में प्रस्तुतियां दी, अनुशंसाएं दी, उनको देखते हैं। ठीक है, केंद्र में आरबीआई द्वारा किसको रखा जाता है, डब्ल्यूपीआई को रखा जाता है। मतलब वो अगर मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हैं, अगर वो चीज़ों को निर्धारण कर रहे हैं मूल्य आदि का, तो किसके आधार पे करते हैं, उस डब्ल्यूपीआई के आधार पे करते हैं। जबकि अगर देखा जाए जो सामान्य नागरिक है, सामान्य ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो डब्ल्यूपीआई पे नहीं खरीदता है सामान, वो किस पे खरीदता है, सीपीआई पे सामान खरीदता है। सबसे पहले समझते हैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या है। तो सामान्य भाषा में समझिए, फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई का। ठीक है, ये क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में जो डेली सामान खरीदते हैं खुले मार्केट से, जिस रेट पे खरीदते हैं, वो सीपीआई के तहत काउंट होता है। ठीक है, वहीं जब हम क्या करते हैं, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब जब हम क्या करते हैं, बल्क में, थोक में सामान खरीदते हैं, तो किसके तहत काउंट होगा, आपका डब्ल्यूपीआई के तहत काउंट होगा। ठीक है, अब आरबीआई जब भी मौद्रिक नीति बनाता है तो उसके केंद्र में क्या, किस चीज को रखता है, वो उसको किस चीज में ध्यान में रखते हुए बनाता है, डब्ल्यूपीआई को केंद्र में ध्यान में रखते हुए बनाता है। जबकि ग्राहक डब्ल्यूपीआई पे नहीं, सीपीआई पे खरीदता है। ठीक है, तो इनने सुझाव दिया कि आप मौद्रिक नीति जब बनाए तो सीपीआई को केंद्र में रखें, ना कि डब्ल्यूपीआई को। ठीक है, अगला है आपका, इसमें पॉइंट उनका जो सुझाव था कि डब्ल्यूपीआई को अगले 2 वर्षों तक 6% पर लाया जाए और फिर 4% किया जाए, उसको लाने का लक्ष्य रखा जाए। मतलब उन्होंने बोला कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो टोटल 4 से 6% के बीच में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आया कि विभिन्न वस्तुओं के अधिकाधिक मूल्य तय करने की परंपरा समाप्त हो, जो एमआरपी वाली सुझाव दिया था। इसके अलावा सरकार विभिन्न बैंकों को उनके क्रियाकलापों से संबंधित निर्देश ना दे और भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरें तय करे। इसमें क्या होता है, देखो हमने क्या देखा था, नरसिम्हा समिति वन ने सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक, मतलब एक तरीके से दोहरी उसमें निगरानी प्रणाली है, उसको समाप्त किया जाए। मतलब रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, सरकार का वित्त मंत्रालय, वो दोनों निगरानी कर रहे थे। उस समय उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, पर व्यवस्था पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं हुई। मतलब सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करती रहती है। ये जो हस्तक्षेप है ना बिना मतलब का, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा इनका एक सुझाव था कि जो कृषि ऋण पर जो वो दी जाती है, ब्याज सब्सिडी दी जाती है, उस चीज़ को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, कृषि ऋण पर दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए। ब्याज सब्सिडी क्या होती है, तो जैसे अगर आप किसान हैं, मैं किसान हूँ, और मैं मान लो 50,000 रुपये का क्या लेता हूँ, ऋण लेता हूँ, या 1 लाख रुपए का ऋण लेता हूँ। उस 1 लाख रुपए के ऋण पर मान लो उदाहरण के लिए 10% की दर से क्या लगेगा, मुझे ब्याज लगेगा, जो मुझे बैंक को देना पड़ेगा। पर यहाँ पे सरकार आ जाती है बीच में, और सरकार क्या बोलती है कि जो 10% का ब्याज, वार्षिक ब्याज, मासिक ब्याज जो भी है, किसान बैंक को देने वाला था, वो अब उसे नहीं देना पड़ेगा। वो कौन दे देगा, सरकार दे देगी। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके क्या हो जाता है, ब्याज सब्सिडी एक तरीके से किसान के परिप्रेक्ष्य में देखो तो माफ हो जाती है। तो इस व्यवस्था को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और सुझाव दिया, बोले उन्हें कि राजकोषीय जो डेफिसिट चल रहा है, राजकोषीय नीति के तहत राजकोषीय जो घाटा चल रहा है, उसको हमको क्या करना चाहिए, 3% पर लाना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, जब हम एफआरबीएम एक्ट पढ़ेंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम लाया गया था सरकार के द्वारा 2000 के उसमें दशक में। ठीक है, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे एक्चुअली कि सरकार उसके तहत क्या करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने का टारगेट रखती है। अभी भी टारगेट कितना चल रहा है, 3% ही चल रहा है। पर क्या हुआ सरकार उस टारगेट की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, सरकार उस टारगेट की ओर बढ़ रही थी, पर अचानक से बीच में क्या आ गया, चाइनीज वायरस आ गया। अब चाइनीज वायरस की वजह से क्या हुआ, सरकार के जो खर्चे थे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खाद्यान्न के क्षेत्र में सरकार को जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अचानक से खर्चा करना पड़ा। ठीक है, और जो राजस्व की प्राप्ति थी वो भी अचानक से सरकार के लिए एक तरीके से क्या हो गई, बहुत कम हो गई, क्योंकि व्यापार आदि पूरे साल लगभग 1.5 साल बंद रहा। ठीक है, उद्योग धंधे बंद रहे और सरकार के खर्चे अनावश्यक तरीके से बढ़ते रहे। अब जो हमारा एक तरीके से राजकोषीय घाटा है,
जो हम 3% की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे, एक तरीके से अब वो हमारे लिए लक्ष्य वापस से क्या हो गया है, दूर हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि 16-17 तक में जीडीपी 3% तक लाया जाए। ठीक है, ये उनका सुझाव था। इसके अलावा अब क्या हुआ है, ये पूरी क्या हो गई आपकी उर्जित पटेल समिति के सुझाव हो गए। ठीक है, उर्जित पटेल समिति के सुझाव हो गए। अब अगला आता है आपका नचिकेत मौर्य समिति के सुझाव। नचिकेत मौर्य समिति के सुझाव, तो देखो नचिकेत मौर्य समिति के सुझाव जो थे, उनका मेन फोकस जो था वो क्या था, वित्तीय समावेशन पर। नचिकेत मौर्य समिति ने जो भी सुझाव दिए उनका मेन फोकस क्या था, वित्तीय समावेशन, सबको वित्तीय व्यवस्था से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। 2013 में इस समिति को गठित किया गया था, लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की। बैंक खाता सरकार लेके आई योजना के तहत अभी तक 40 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा किसी भी स्थान से केवल 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक शाखा स्थापित हो, इतना बड़ा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कैसे कैसे कितनी दूरी पर बैंक वो स्थापित कर पाएंगे। तो सरकार ने इसके लिए एक सामान्य सा रास्ता निकाला। उन्होंने क्या बोला कि बैंकों के कियोस्क सेंटर स्थापित कर दो, हर गांव गली में क्या कर दो, बैंकों के कियोस्क सेंटर स्थापित कर दो, जहां पे बैंक से संबंधित सेवाएं ली जा सकती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सेवाओं को लिया जा सकता है, तो ये कर दिया। कॉमन सर्विस सेंटर में वही सेवाएं देने लग गए। इसके अलावा और क्या करो, तो हर गरीब को उसकी सुविधा के अनुसार क्या दिया जाना चाहिए, ऋण दिया जाना चाहिए। और गरीब परिवार को कम प्रीमियम पर हर प्रकार की बीमा सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो देखो ये दोनों काम किया गया। गरीब को उसकी सुविधा अनुसार ऋण दो, तो उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, मुद्रा योजना लेके आ गई। उसके तहत शिशु ऋण, शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार के सरकार ऋण देने लग गई। ठीक है, और भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब के माध्यम से भी ऋण प्रदान कर रही हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, गरीब परिवार को कम प्रीमियम पर बीमा सुविधाएं दो। तो देखो आप जब बैंक खाता खुलवाते हो, इसको अच्छे से जान लो, आप जब बैंक खाता खुलवाते हो तब आपको वहां पे एक तरीके से स्वतः ही क्या मिल जाता है, एक बैंकिंग बीमा, एक तरीके से वो मिलता है, बीमा पॉलिसी आपकी अपने आप हो जाती है वहां पर। ठीक है, अगर आपका एक तरीके से अचानक निधन वगैरह होता है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उस पॉलिसी को क्लेम कर सकते हैं बैंक में जा करके। ठीक है, तो स्वतः मिलता है, सरकार ये कम प्रीमियम पर नहीं, फ्री के प्रीमियम पर दे रही सरकार ये वाला बीमा। ठीक है, इसके बाद आता है आधार नंबर के साथ बैंक खाता जोड़ना। अब तो आपका बैंक खाता चल ही नहीं सकता अगर आप आधार नंबर और पैन नंबर से नहीं जुड़वाए हुए हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, एनबीएफसी जो है हमारी, उनको बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति मिले। ठीक है, हमारी जो क्या हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, उनको भी क्या मिलना चाहिए, एक तरीके से बैंकिंग के रूप में कार्य करने के लिए स्वायत्तता मिलनी चाहिए और बैंक के एजेंट के रूप में काम कर सकें। इसके अलावा गरीब व छोटे उद्यमियों को ऋण देने के लिए पेमेंट बैंक खोले जाएं। नचिकेत मौर्य समिति का एक सुझाव क्या था, पेमेंट बैंक खोलना। पेमेंट बैंक बाकायदा खोले गए। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, महिंद्रा का भी एक पेमेंट बैंक स्थापित होने को था, बाद में शायद तक वो प्लान कैंसिल हो गया था। तो कई सारे पेमेंट बैंक आज की तारीख में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, आपके नचिकेत मौर्य समिति के सुझाव थे। इनमें से अधिकांश सुझावों को सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है। फिर आता है मालेगांव समिति। मालेगांव समिति में क्या था, तो मालेगांव थे क्या, तो श्री वाई.एच. मालेगांव क्या थे, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के क्या होते थे, सदस्य होते थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इनका सिंपल सा काम था परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो विनिमय को देखे गए बड़े विचलन तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस समिति का गठन किया गया। मतलब बैंकों में जो अनियमितताएं उभर के आ रही थी, वित्तीय अनियमितताएं उभर के आ रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, धोखाधड़ी हो रही थी। ठीक है, उन व्यवस्थाओं को कैसे, उन समस्याओं को कैसे कर्व किया जाए और कैसे रोका जाए, इस चीज के लिए क्या किया गया, मालेगांव समिति का गठन किया गया था। तो ये पूरा आपका क्या था, बैंकिंग सेक्टर का सुधार था, जिसमें हमने 1991 के बाद क्या सुधार हुए और हाल के वर्षों में क्या सुधार हुए और इससे संबंधित समितियां क्या क्या थी, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। ये सभी पॉइंट, सभी समितियां आपके लिए मेंस के, चूंकि हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसके अलावा आपके लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है।
प्री में ये आपको दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग सेक्टर संबंधित थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, या किस समिति की अनुशंसा पर, मान लो उदाहरण के लिए प्रश्न आ गया, किस समिति की अनुशंसा पर आपको बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया था, ठीक है, ये पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।